Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is why do we fall ill. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि किसी चीज़ से जो उसका बचाव है वो बेटर है कि बाद में अगर हम उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर हमें वो बीमारी होगी ही नहीं तो हमें ट्रीटमेंट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जब हमने ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि किसी भी बीमारी को एक्चुअली प्रिवेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जर्नल तरीका और दूसरा होता है स्पेसिफिक तरीका। जो जर्नल तरीका है प्रिवेंशन का, उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने जो आसपास की सफाई है, अपनी पर्सनल हाइजीन एज वेल एज हमारी जो प्रोफेशनल हाइजीन है उसका ध्यान रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो एयरबॉर्न डिजीज़ेस हैं उनसे खुद को प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़्यादा ओवर क्राउडेड वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए लोगों तक जो स्वच्छ पीने लायक पानी है उसका पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस हैं उनके लिए हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसका साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ होगा, स्टेगनेंट पानी नहीं होगा, तो उससे जो वेक्टर्स हैं वो नहीं पनप पाएंगे और इसी की वजह से जो बीमारियां इन वेक्टर्स की वजह से होती हैं वो भी नहीं होंगी। फिर हमने पढ़ा था दूसरा तरीका, दैट वाज स्पेसिफिक फॉर ईच डिज़ीज़। तो इनके अंदर हम हर एक पर्टिकुलर बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक तरीका होता है इसके अंदर हम जो अलग अलग तरीके के ड्रग्स हैं उनका यूज़ करते हैं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। और इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर का, वो भी इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसको हमारे शरीर के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए वो हमें बाकी सारी बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर हमारा ये इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो इतने अच्छे से उन बीमारियों के अगेंस्ट नहीं लड़ पाएगा और उससे हमें वो बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां ना लगें, या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो ताकतवर हो जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी और बीमारी के अगेंस्ट में लड़ने की। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं
कि हम प्रॉपर डाइट लें जिसके अंदर खूब सारे अमाउंट में विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हों, जो कि हमारे जो बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करवाने में मदद करवाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में पहली बार एंटर करता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ता तो है, लेकिन इसके साथ साथ उनको याद भी रखता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और जब यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगली बार फिर हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो और ज़्यादा ताकत से उनके साथ लड़ता है, क्योंकि उसने जब पहली बार वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था तभी उसको याद रख लिया था। तो इससे जब वो दूसरी बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो हमारे शरीर के अंदर इतना जल्दी एंटर नहीं हो पाएगा। This is the basis of principle of vaccination has came into our use। और यही जो प्रिंसिपल है कि अगर पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा और इसके साथ साथ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ अपनी मेमोरी भी बना लेगा, यानी उसको याद रख लेगा। और जब अगली बार कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आएगा तो हमारा शरीर उसको अपने अंदर एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि उसने उसकी याददाश्त बना के रख ली थी। और जो नॉर्मली लोगों को वैक्सीन दी जाती हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं। वैक्सीन्स के बारे में हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। We can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccine against into our body। तो अब हमने जो ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा उसी के तरीके पे हम ये बोल सकते हैं कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को फूल बना सकते हैं, यानी कि बेवकूफ़ बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट में हमारे शरीर के अंदर मेमोरी बन सकती है, यानी कि याददाश्त बन सकती है। और उसके ख़िलाफ़ फिर हमारा शरीर, अगर कभी वो इनएक्चुअल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आया तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको एंटर नहीं होने देगा। This does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure to the infecting microbe into turning into an actual disease। तो अब हम क्या कर रहे हैं वैक्सीन के अंदर कि कोई भी एक जो पैथोजन होता है उसको उसकी जो सबसे वीक फॉर्म है उसके अंदर हमारे शरीर में एंटर करवाते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ में मेमोरी बना लेगा। तो हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर एंटर करवाया बीमारी फैलाने वाला, वो इतना ज़्यादा वीक फॉर्म में था कि वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो उसके ख़िलाफ़ याददाश्त अपनी बना पा रहा था। इसी की वजह से अगर कभी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी फुल फोर्स के साथ आया हमारे शरीर में, तब भी वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इसी वैक्सीन वाले जो प्रिंसिपल से हमने ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई हैं जो कि आज के टाइम पे हमें बहुत सारी डेडली बीमारियों से बचा रही हैं।
Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases and provide a disease specific means of prevention. तो आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं जो कि अलग अलग तरीके की बीमारियों के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्ट करती हैं और इससे जो बीमारियां जो होने की जो क्षमता थी वो और भी कम हो गई है. देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टेटनस, डिप्थीरिया, whooping cough, मीज़ल्स, पोलियो एंड मैनी अदर. तो अगर आज की हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टेटनस के ख़िलाफ़ वैक्सीन है, डिप्थीरिया के ख़िलाफ़ है, वूपिंग कफ के ख़िलाफ़ है, मीज़ल्स और पोलियो के ख़िलाफ़ है. ये तो सिर्फ कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे. इनके अलावा भी बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं. दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड immunization for preventing the infectious diseases. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. तब जब हमारे पास ये इतनी सारी वैक्सीन्स बन गई हैं तो जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद से ही उसको ये अलग अलग वैक्सीन्स दी जाती हैं अलग अलग टाइम पे ताकि उस बच्चे को कभी लाइफ टाइम के अंदर वो बीमारियां ना हों. लेकिन ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर बच्चों को अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग वैक्सीन दी जाती है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाए जब ये वैक्सीन हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल हो. कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस वाई दिस शुड बी सो? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कहा गया यहाँ पे कि हर एक बच्चे तक अगर ये वैक्सीन अवेलेबल हुई तभी ऐसे प्रोग्राम्स का फ़ायदा होगा? तो ये चीज़ इसलिए कही गई है क्योंकि जो पुअर एरियाज़ हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हैं वहाँ तक इतनी अच्छी हॉस्पिटेबल क्वालिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं हमारे देश के अंदर. तो हर एक बच्चे तक ये इस टाइप की जो वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं. सम हेपेटाइटिस वायरसेस which cause jaundice and transmit through water. तो कुछ हेपेटाइटिस की ऐसी वायरसेस हैं जो कि जॉन्डिस के जैसी बीमारियां फैलाती हैं और ये जो बीमारियां हैं ये पानी के थ्रू भी ट्रांसमिट होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर. देयर इज़ ए वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए, इन द मार्केट. तो अब हमने ऊपर बात करी थी कि सारे बच्चों तक वैक्सीन्स नहीं पहुंच पाती हैं. अब ये जो एग्ज़ाम्पल है हेपेटाइटिस वाला वो इसी चीज़ को समझाने के लिए है कि एक हेपेटाइटिस बहुत सारी वायरसेस हैं जो कि जॉन्डिस फैलाती हैं और ये पानी के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं. तो इन हेपेटाइटिस वायरसेस में से एक हेपेटाइटिस वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है जिसको हम हेपेटाइटिस ए भी बोलते हैं और ये हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है. बट द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रंस इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए by the time they are 5 years old.
लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जो 5 साल के जो बच्चे हैं, जब वो 5 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तब तक वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए से इम्यून हो चुके होते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वुड यू टेक ए वैक्सीन? तो क्या इन हालातों के अंदर आप वैक्सीन्स लेंगे? तो सही आंसर है कि नहीं ली जाएगी। अब बीच में हमारा एक टॉपिक छूट गया था, दैट इज इम्यूनाइजेशन। द ट्रेडिशनल इंडियन and Chinese medicinal system sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victim into a skin of healthy people। तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यानी कि जो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं इंडिया के और चाइना का जो मेडिसिनल सिस्टम है उसके अंदर, तो इसके अंदर क्या किया जाता था कि बहुत बार जो स्मॉल पॉक्स के विक्टिम लोग हैं उनका जो स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो स्वस्थ इंसान हैं उनकी स्किन के ऊपर रब किया जाता था। दे thus hoped to induce the mild form of smallpox that would create the resistance against the disease। तो ये जो हमने बोला कि इन्फेक्टेड इंसान के जो स्किन का क्रस्ट था वो हेल्दी इंडिविजुअल के स्किन के ऊपर रब किया जाता था, ये इसलिए किया जाता था ताकि जो स्मॉल पॉक्स की जो बिल्कुल हल्की वाली फॉर्म है वो जो स्वस्थ लोग हैं उनके अंदर इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी बना दें। Famously, 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that milkmaid who had the cowpox does not cause or catch the smallpox even during epidemics। तो एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। तो उसने ये चीज़ को पाया कि जो दूध बेचने वाले लोग हैं, जिन लोगों के अंदर एक बार काउ पॉक्स की बीमारी हो चुकी है, तो उन लोगों को महामारी के दौरान भी ये जो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी है वो नहीं हो रही थी। काउ पॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़। तो ये जो काउ पॉक्स है ये एक बहुत ही हल्की सी बीमारी है। जेनर ट्राइड deliberately giving cowpox to the people and found that they were now resistant to smallpox। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, लोगों को जानबूझ के काउ पॉक्स वाली जो बीमारी है वो उनको दी गई और उसने ये चीज़ पाया कि जिन लोगों को ये काउ पॉक्स हो गई है उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। दिस इज़ बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द काउ पॉक्स वायरस। और ये ऐसा इसलिए हो रहा था कि ये जो स्मॉल पॉक्स वाली जो बीमारी है ये काउ पॉक्स वायरस के साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। काउ इज़ वैका इन लैटिन, इन cowpox is vaccinia। From these root, the word vaccination has came into our use। तो अब ये जो काउ वर्ड है इसका लैटिन भाषा के अंदर मतलब होता है वैका, इसीलिए काउ पॉक्स का मतलब हुआ वैक्सीनिया। और इसी से जो आज के टाइम पे हम वैक्सीन नाम बोलते हैं ये लाइमलाइट या फिर
यूज़ में आया